हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी, इसलिए आकर ही आपके लिए ये शूट कर रही हूँ मैं वीडियो। ठीक है, यानी कि आपका जो कोड है वो है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, जो लगता है सबको टफ, ये है आपका केमिस्ट्री 141। ये आपका थर्ड ईयर का कोड है। ठीक है, सबको ही पता है क्योंकि सबके पास है। तो एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे अब हम सबसे पहले जानेंगे इस कोड का मतलब, इस बुक का क्या मतलब है और ये एनालिटिकल मेथड है क्या आखिर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे जो है अभी जो केमिस्ट्री 149 है वो इजी है, इसलिए मैं उसका कल लेके आ जाऊँगी। ठीक है, आज रात में ही कर लूँगी मैं कंप्लीट उसका काम जो भी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो मैं बना चुकी हूँ, बस वीडियो ही शूट करना है मुझे। और इसके लिए मैं पहले लेकर आई हूँ क्योंकि ये लग रहा है सबको टफ, इसलिए मैं लेकर आई हूँ इसका वन शॉट। ठीक है, ये वन शॉट आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो अगर कोई अपने एग्ज़ाम में किसी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये वन शॉट इसको कम्प्लीटली आप देख लेना, उसके बाद अपने एग्ज़ाम में चले जाना। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए आपको, अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, वो भी पार्ट्स दिए हैं उसके, यानी कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। तो वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, वन शॉट यहाँ से कर लेना और वो क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू हो लेना और रिवाइज कर लेना। बस अपनी स्टडी मटेरियल साथ लेकर बैठो या फिर अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रही हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वन शॉट में कराने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिल। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आखिर इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही बात कर लूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, लिखते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस, यानी कि केमिकल की एनालिसिस करना। ये आपके किस में आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। एनालिसिस क्या मतलब है एनालिसिस का, अब हम जानेंगे एनालिसिस का क्या मतलब होता है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब हम जानेंगे। ये आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आपने इसमें सब पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ मैं, हलवा के लिए नहीं बता रही हूँ। ठीक है, हलवा खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसका। अब आपका एनालिसिस भी दो टाइप के होते हैं, एक आपने सुना होगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म लिख दो थोड़ा सा। तो यहाँ पे एनालिसिस हमें दो टाइप के इसके अंदर पढ़ने हैं एनालिटिकल मेथड्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, हमारे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है कितने अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमारा आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, कोई आपका मिक्सचर है, उसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा प्रेजेंस है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की या एब्सेंस है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की, यानी कि हमें ये देखना होता है मिक्सचर के अंदर कौन सा कंपोनेंट है या नहीं है, यानी कि हमें प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करनी होता है, वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। तो ओवरऑल अब अगर मैं बात करूँ तो इस मेथड, इस कोड का क्या मतलब है, हमें पढ़ना क्या है, स्टडी ऑफ सेपरेशन, यानी कि हम सेपरेशन पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हमें यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में इस कोड में पढ़ना है। तो आओ देख लेते हैं नेक्स्ट पे कि क्या होता है एनालिटिकल टेक्निक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये मैं पूरा ओवरऑल व्यू बता रही हूँ मैं पूरे कोड का। ठीक है, एनालिटिकल मेथड टेक्निक में क्या क्या करेंगे। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, समझ जाना टेक्निक, ये आपके जो है दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, दूसरा है आपका कन्वेंशनल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार लिख लेना आप, ताकि ना आपको ये इजीली रिमेंबर हो जाए कि आप इस कोड में आखिर पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बताया एनालिटिकल टेक्निक में दो टाइप है, इंस्ट्रूमेंटल एंड दूसरा है कन्वेंशनल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल में सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे सेपरेशन की। ठीक है, अब आपको पता है सेपरेशन टेक्निक है, सबसे पहला सेपरेशन में आपके क्या आते हैं, आपका आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सेपरेशन में क्या आ रहा है, क्रोमेटोग्राफी, लिखते चले जाओ एक बार यार। और दूसरा है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आपके
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो इतना तो आपको पता ही होगा, मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी जिसमें क्वेश्चंस थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्रोमेटोग्राफी थी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था। सॉल्वेंट और क्रोमेटोग्राफी जो आपकी सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं, और वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक है। समझ लो आपके पास ना क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखने आ गया, तो आप क्या लिखोगे, इट दिस इज अ टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, या फिर इट इज़ अ टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक। तो ऐसे लिख सकते हो ना, इसके हिसाब से आप एक लाइन तो हो गई। ठीक है, आधे नंबर मिल गए। ठीक है ना, अगर क्रोमेटोग्राफी का आता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी आप सेम लिख सकते हो। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंटल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम पहला किसकी बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल में आपका जो पहला था वो था सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, सेपरेशन में आपका क्या था, आपका क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा आपका क्या था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दूसरी क्या है इसके अंदर, अभी हम किस इंस्ट्रूमेंटल की बात करें, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल है एक, ये भी आपका चैप्टर है, अभी हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रो एनालिटिकल। ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपका आएगा पोलर ग्राफी। ठीक है, एक बार लिखते चलो यार, जो मैं बोल रही हूँ एक बार लिख लो यार, यहाँ पे सही से लिखा नहीं जा रहा मेरे से। पोलर ग्राफी, वोल्टमीट्री, ठीक है, और तीसरा आपका पोटेंशियोमीट्री। ठीक है, पोटेंशियोमीट्री, ये सारा सिलेबस में है आपके। ठीक है ना, अगर और अच्छे से और टाइम होता ना तो मैं पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाती, पर अब जैसे टाइम नहीं है वैसे वन शॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंटल में सबसे पहला है सेपरेशन, दूसरा है आपका क्या, इलेक्ट्रो एनालिटिकल। ठीक है, जिसके अंदर आपका आ गया पोलर ग्राफी, वोल्टमीट्री एंड पोटेंशियोमीट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके थर्ड पे। अभी इंस्ट्रूमेंटल की बात करी, उसका थर्ड है थर्मो एनालिटिकल। ठीक है, थर्मो एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल, थर्मो एनालिटिकल में क्या क्या चीज़ें आएंगे, आपका TGA, ये मैं कर्व बताने वाली हूँ, मैंने कल भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका DTA। ठीक है, TGA ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और DSC। ठीक है, ये कर्व है, ये मैं बताऊँगी आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, DSC, ये आपका किस में आएगा, थर्मो एनालिटिकल। सबसे पहला था सेपरेशन में क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट, इलेक्ट्रो एनालिटिकल दूसरा था जिसमें पोलर ग्राफी, वोल्टमीट्री एंड पोटेंशियोमीट्री, तीसरा है आपका थर्मो एनालिटिकल, इसके अंदर TGA, DTA, DSC। नेक्स्ट है इसका फोर्थ जो है आपका वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इसके अंदर आपका क्या आएगा, AAS। ठीक है, मैं बताऊंगी एमिशन स्पेक्ट्रा वाला, और इसमें आएगा AES। ठीक है, ये आएगा। अदर में आपका जो है एक्सरे, सैम, टैम और मास, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर नहीं है इतना। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल, अब ये आपका क्या था, ये आपका था इंस्ट्रूमेंटल के बाद कौन सा है, कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल में देखो क्या है, दूसरा जो है आपका कन्वेंशनल में क्या होगा, कन्वेंशनल में आपका सबसे पहला जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, और दूसरा है ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, आप लिखते चलो यार, एक बार आप इसका ओवरव्यू लिख लोगे ना पूरे इस सब्जेक्ट का, तो आपके लिए इजी रहेगा, ग्रेविमेट्रिक, और फिर आप इजीली पढ़ सकोगे। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में आपका आ जाएगा टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, टाइट्रेशन के बारे में तो आपने पढ़ा है, इसके अंदर आता है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और तीसरा है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये आपके टाइट्रेशन किस में आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक में। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रेविमेट्रिक में है, ग्रेविमेट्रिक में आपका आ जाएगा ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स। ठीक है ना, ये आपका था पूरा ओवरव्यू, समझ में आ गया। तो ये आपका ओवरव्यू, तो आपको पूरे कोड में यही सब पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जो सेपरेशन में आपको क्या पढ़ना है, आपको पता है कि सेपरेशन में हमें क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, हर चीज़ आपकी मैंने बता दी ओवरव्यू, इसको एक बार लिख लेना आप ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरे कोड में क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका देखो ना, वॉल्यूम 1 में क्या पढ़ना है आपको, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं बता चुकी हूँ क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, और क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो आपका ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 में आपको यही पढ़ना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस। देन उसके बाद ब्लॉक 2 में देखो क्या पढ़ना है आपको, क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यूनिट 1 पे। यहाँ पे यूनिट 1 में देखो क्या है, आपको सैम्पलिंग और एरर केमिकल एनालिसिस करनी है। ठीक है, अभी भी हमें केमिकल एनालिसिस, एरर, फिर ट्रीटमेंट, एनालिटिकल डाटा, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, और एक्सट्रैक्शन टेक्निक आ जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं यार।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत। मैं हर चीज़ बताने वाली हूँ यार, इसीलिए आप ना जो अपने क्वेश्चन है उसके थ्रू भी देखते रहना कि क्या क्या चीज़ें, मैंने सारा बता दूंगी, ठीक है, जिससे आपको ईजी हो। जब आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। तो सैम्पलिंग क्या होता है? एक मॉडर्न डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, हम अर्ली एज ऑफ सिविलाइजेशन में आए। जैसे कि आपने एक इस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एक कैवमैन है, उसको ना आप वेपन्स बनाने थे, तो उसने क्या किया? सबसे पहले सैम्पलिंग प्रोसीजर किया, यानी कि एक ऐसा सैंपल को सिलेक्ट किया जिससे वो अपने वेपन्स बना सकता था। तो सैंपल जो है एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि ये एक केवमैन था, इसने क्या किया? सिलेक्ट किया स्टोन को एज अ सैंपल। तो स्टोन क्या है? आपका सैंपल है, और फिर इस स्टोन से यानी कि उसने सैंपलिंग प्रोसीजर किया, उसके बाद उन्होंने वेपन्स बना लिए, ठीक है। तो ये सैंपलिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताना है, बस ये बताना है कि सैंपल क्या होता है। एक पोर्शन होता है मटेरियल का जो हम कंसाइनमेंट के लिए लेते हैं, ऐसे सच अ वे में जो बल्क में भी ले सकते हैं। आइडियल सैंपल हम लेते हैं जिसमें क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बल्क मटेरियल होता है, और फिर जो कि रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी सैंपल ले रहे हो उसके अंदर हमें बल्क में ले सकते हो। आपका बल्क में जब लोगे वो आपका आइडियल सैंपल होता है, आइडेंटिकल होता है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बल्क मटेरियल का, जो रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि बल्क मटेरियल में से हम एक सैंपल रिमूव करते हैं, आपके बहुत सारे, समझ लो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि बल्क मटेरियल आपको, उसमें से आप एक छोटा सा पोर्शन लोगे, वो आपका सैंपल होगा, ठीक है। वो छोटा सा पोर्शन आप लोगे, फिर उसके बाद आप लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हो, कहीं भी यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका सैंपल होगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में आप देख सकते हो, ठीक है। मिक्स लिक्विड में कम्प्लीटली मिक्स लिक्विड वगैरह जो भी है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो। यानी कि अब हम देखेंगे कि देखो एक लाइन और है, देखो द नंबर, यहाँ पे देखना, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग प्लान। यानी कि अगर हमने बहुत सारे बल्क में, ठीक है ना, कई सारे डिफेक्टिव आइटम्स हैं, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स अगर होंगे और हमने सैम्पलिंग के लिए चूज़ कर लिया तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि सिलेक्टिंग पोर्शन ऑफ मटेरियल द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज होगा, वो भी इंट्रोड्यूस करते एक सीरियस एरर। यानी कि अगर डिफेक्टिव सामान हमने ले लिया तो उसके अंदर क्या होगा, अगर हम कुछ भी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं और हमारा सैंपल ही डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एरर को प्रोड्यूस करेगा। तो वो एरर इंट्रोड्यूस ला देगा, जिससे हमारे जो होंगे एरर आ जाएंगे और कोई भी सैम्पलिंग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग में देखो क्या करते, 3 स्टेप में आपका डिवाइड कर देता है आपका सैम्पलिंग का कलेक्शन। यानी कि हम एक कलेक्शन ऑफ ग्रॉस सैंपल ले सकते हैं, या फिर हम क्या रिडक्शन ऑफ ग्रॉस सैंपल टू सुटेबल साइज। हमने क्या किया, एक ग्रॉस सैंपल लिया, उसको हम एक सुटेबल साइज में उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। अब उस साइज़ के अंदर जो भी पर्टिकुलर साइज़ हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अब हम लेबोरेटरी में वर्क कर सकते हैं, और प्रिपरेशन हम अपने सैंपल्स बनाते भी हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। अब देखो जो हमें साइज़ को, यानी सैंपल के साइज़ को डिक्रीज़ किया जाता है, वो साइज़ कैसे, कई सारे मेथड से कर सकते हैं, या ग्राइंडिंग या मिक्सिंग या पल्वराइजिंग, ठीक है। और लेबोरेटरी सैंपल हम बना लेते हैं, जो भी चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट उसकी जितनी चाहिए होती है, हम ऐसे सैंपल बना लेते हैं, चाहे ग्राइंड करके, चाहे मिक्स करके, चाहे कुछ भी करके, ठीक है। उसके बाद आपका कलेक्शन ऑफ गैसेज, देखो आपका गैसेज सैंपल भी होता है एक, जो गैसेस जो होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिंग होते हैं। यहाँ पे प्योर जो होता है, अगर हमने कलेक्शन किया प्योर गैस का, वो सिंपल होगा, ठीक है। वेयरएज कलेक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर कॉम्प्लिकेटेड होंगे सैंपल के लिए। यानी कि बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर होंगे एटमॉस्फेयर में, उसके सैंपल को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक प्योर गैस है तो उसका कलेक्शन करना ईजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो हम 3 टाइप्स में जनरली यूज़ कर लेते हैं गैसेस को, एक फ्लशिंग, दूसरा डिस्प्लेसमेंट विद लिक्विड एंड एक्सपेंशन इनटू इवैक्यूएटेड कंटेनर। इन 3 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आपके गैस सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो गैस को मैं बस ये बता रही हूँ, अगर आपका आ गया बाई चांस कि हम गैसेज सैंपल को कैसे कलेक्ट करें, तो आप पता है क्या करना, बस ये लिख देना कि फ्लशिंग, डिस्प्लेसमेंट विद लिक्विड, एक्सपेंशन इनटू इवैक्यूएटेड कंटेनर। ये 3 पॉइंट आप लिखोगे, एक लाइन लिख देना जो भी इसके बारे में, ठीक है। इट इज़ लाइक अ जनरल मेथड यूज टू कलेक्ट द गैसियस सैंपल्स, ठीक है। इस तरीके से आप तीनों लाइन में लिख देना, बस बहुत है। लिक्विड को कैसे कलेक्ट करते हैं, आप देखो होमोजेनस लिक्विड या फिर पोर लिक्विड को हम ईजिली जो है कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कई सारे कलेक्ट नहीं कर सकते, बल्क ऑफ द लिक्विड में से जल्दी से कलेक्ट नहीं कर सकते। सॉलिड में भी यही है, इम्पॉसिबल टू गिव जनरल मेथड सैम्पलिंग, देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सॉलिड में भी यही है। प्रिक्वेशंस आपका इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जब हम एक सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिक्वेशन करनी चाहिए, ठीक है। देखो हमने समझ लो सैम्पलिंग की, तो लेबल करना चाहिए एवरी बोतल में, जो भी सैंपल होगा
अप्रोप्रिएट उसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। हमने सैंपल कलेक्ट किया, समझ लो कोई भी हमने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल ले लिया, हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको लेबलिंग करेंगे किसका है ये, वरना बहुत सारे बल्क में हमने कितने सारे लोगों का, पेशेंट का हमने क्या किया, ब्लड ले लिया, ब्लड सैंपलिंग ले ली। अब क्या किया हमने, मेंशन नहीं किया किसका ब्लड, तो हम लेबोरेटरी में कैसे भेजेंगे, पता कैसे चलेगा किसके ब्लड का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना होता है, नेम ऑफ द कलेक्टर जिसने कलेक्ट किया, डेट, एग्जैक्ट लोकेशन, एनी अदर डाटा जो भी एनालिसिस ऑफ द सैंपल के लिए ज़रूरी है उसको लेबल करना ज़रूरी है, यानी कि प्रिक्वेशन में आ जाता है। बिफोर फिलिंग अ लिक्विड सिंपल रिंस सैंपल बॉटल विद द लिक्विड बिंग कलेक्टेड, यानी कि हमें कलेक्ट करने, लिक्विड सैंपल कलेक्ट करने से पहले जो बोतल ले रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है। ये नहीं हम उसमें उसके अंदर हमने तेल तो आएगा नहीं, सॉरी, कुछ भी चीज़ है समझ लो, और वहाँ पे हमने उसी के अंदर ब्लड डाल दिया ना, बेकार हो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, वाइल फिलिंग द कंटेनर प्रिफरली लीव ऑन एयर स्पेस अबाउट 1% कंटेनर, यानी कि हमने फिल किया किसी भी कंटेनर में कोई भी सैंपल और हमने पूरा ऊपर तक भर दिया, ठीक है, ऊपर तक भर दिया तो एक्सपेंशन होने की वो थर्मल एक्सपेंशन हो सकती है, इस वजह से हमें क्या 1% थोड़ा खाली रखना है ऊपर से, ठीक है, पूरा नहीं भर देना उसके मुंह तक, ठीक है। नेक्स्ट टेक अ एडिक्वेट प्रिकॉशन ड्यूरिंग सैम्पलिंग एंड सैंपल हैंडलिंग इफ देयर आर चांस ऑफ सैंपल को बीइंग टॉक्सिक हो, यानी कि देखो अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए यार, टॉक्सिक भी तो हो सकता है, आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, एप्रन पहनना चाहिए, ठीक है, और ऑलवेज आई प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आप देखना, नेवर पुट फूड मटेरियल नियर सैंपल, सैंपल के पास फूड मटेरियल मत रखो, यूज़ ऑफ फ्यूम हुड, ठीक है, सैंपल कंटेनर के टाइम पे आपको हुड टू ओपन, इन्फ्लामेबल कंपाउंड और सस्पेंडिव प्रेजेंट की, स्पार्क्स, फ्लेम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। स्पेशल सेफ्टी मेजर हैंडलिंग सैंपल, रेडियो एक्टिव हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकता है, आपको ये सारी सेफ्टी रखनी है, ये क्वेश्चन भी है तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करो फ्लोराइड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए, देखो ये है ना कि हमें स्ट्रॉन्ग और फ्लोराइड के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका कंटेनर्स कैसे होने चाहिए, हमें कैसे कलेक्शन करना चाहिए, प्रिजर्वेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर देते हैं, आ गया तो देख लेना एक बार। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं हर चीज़ को बताऊँ, ठीक है। सॉइल का सैम्पलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एरर्स इंपॉर्टेंट है आपका, चलो आ जाते हैं एरर्स पे। एरर क्या होता है, तो देखो अ डाटा ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल मेजरमेंट, हमने फिजिकली मेजरमेंट किया, ऑलवेज रेज द क्वेश्चन ऑफ एरर ऑफ देयर नेचर। तो देखो हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा एरर आ जाता है, ठीक है। तो कई सारे टाइप ऑफ एरर आते हैं जो आपका क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में आता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपका कितने अमाउंट ऑफ मिक्सचर यानी कंपोनेंट आपका प्रेजेंट है एक मिक्सचर के अंदर। तो हमने अगर क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस किया हुआ है तो हमें देखना होगा कि क्या उसके अंदर कैसा एरर आ रहा है। तो सबसे पहले एरर की हम बात कर लेते हैं। देखो एरर जो होता है वो इनवर्स मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ रिजल्ट होता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट का उल्टा, अच्छा नहीं है रिजल्ट, तो एरर आ गया, ठीक है। द लेस द एरर मोर एक्यूरेट द रिजल्ट, अगर एरर कम हुआ, ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है ये, ठीक है। क्या है, इन्वर्स रिलेशन है एक्यूरेसी के। अगर एरर कम हुआ इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है वो मोर एक्यूरेट है, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं आपका, देखो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल्स टू ओ माइनस टी। ओ है आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा, जो आपने मेजर किया होगा, टी आपका ट्रू वैल्यू होगा जो आपको गिवन होता है। यानी कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, समझ लो पोटेंशियोमीटर में करें, तो आपका ट्रू वैल्यू पता होता है कि हमें इतने वैल्यू लाना होता है, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू हमारी कुछ और आ रही है। तो उसके अंदर अब हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कितने अमाउंट का हमें एरर मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे एरर को क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका जो है ट्रू वैल्यू एंड ऑल, यहाँ पे एरर है, एरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ एरर में डिटर्मिनेट एरर और दूसरा आपका है इनडिटर्मिनेट एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेट एरर की बात करते हैं। डिटर्मिनेट एरर आपका ऐसा एरर होता है जो कि हम whose magnitude can be determined after assigning definite cause, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एरर आया है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एरर आया है जो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोज एरर हम उसे करेक्ट कर सकते हैं अगर हमें पता चल गया। जैसे कि हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं, वेटिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट लाइक कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को हमने उसका ना, कैल्शियम क्लोराइड का हमने क्या किया, वेट किया। अब हमें पता है कि क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका, ठीक है। एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर हमने इसको ओपन रख दिया, ठीक है, हमने वेट किया इसको ओपन रख दिया, तो इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है ये उससे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि एरर हमारा किससे हो रहा है, पानी के एब्जॉर्प्शन से हो रहा है, यानी कि
सॉल्ट कैन बी करेक्टेड, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने ओपन कंटेनर रखा, हमें पता चल रहा है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है और इसका वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है एनवायरमेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको ढक देंगे और क्या हो गया, हमने एरर करेक्ट कर लिया। तो जो डिटर्मिनेट एरर होंगे वो हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल होते हैं डिटर्मिनेट एरर। तो आप लिख सकते हो डिटर्मिनेट क्या है, जो कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट। अब सोर्सेज देखो, आपका क्वेश्चन था कि सोर्सेज ऑफ डिटर्मिनेट एरर क्या होता है, यानी कि हम कई सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे हमें डिटर्मिनेट टाइप का एरर मिल जाता है। इक्विपमेंट, यानी कि हम कोई भी इक्विपमेंट, फॉल्टी इक्विपमेंट, अनकैलिब्रेटेड डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने मेज़र किया वेसल में या फिर बैलेंस में, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आपका क्या है, एरर्स ड्यू टू रिएजेंट्स, हम जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। दूसरा आपका पर्सनल एरर हो सकता है, ठीक है। कैसे, पर्सनल एरर जो होता है उसको हम साइकोलॉजिकल एरर भी कहते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू बायस ऑफ मेड विद इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। पर्सनली एरर, कई सारे एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है, आपका लेस एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ठीक है, ऐसे एरर। दूसरा ऑपरेशनल एरर, ऑपरेशनल एरर्स में जैसे अंडर वॉशिंग और ओवर वॉशिंग प्रेसिपिटेट वगैरह, हम या तो अंडर वॉश कर देते हैं, वो ओवर वॉश कर देते हैं, इस तरीके से ऑपरेशनल एरर आ जाता है, ठीक है। मैथडिक एरर्स आपके आ जाते हैं पर्टिकुलर मेथड्स के अंदर, पर्टिकुलर गिवन सैंपल में कैसे आप एक्यूरेट नहीं ला पाते हो, इम्प्रॉपर सिलेक्शन करने तो। फिर है नेक्स्ट आपका इनडिटर्मिनेट एरर, तो मैंने क्या बताया, इसको हम करेक्ट ही नहीं कर सकते, यानी कि इनडिटर्मिनेट आर द एरर फॉर दोज नो एग्जैक्ट कॉज कैन बी असाइंड, कैन नॉट बी करेक्टेड, हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते, उस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लाइन भी लिखा है, इनडिटर्मिनेट एरर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और एलिमिनेट, ठीक है, इसे हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो है, ये आपका क्वेश्चन इसका भी था कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यू हैव एक्सपीरियंस दैट सिंगल मेजरमेंट कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्यूरेट रिजल्ट, यानी कि सिंगल मेजरमेंट से, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट तो आता नहीं है। हमने एक भी सिंगल मेजरमेंट से हमने ये बोला कि एक्यूरेट हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। सिंगल कुड बी एन एरर वन काइंड ऑफ अदर, यानी कि जब हम सिंगल रिजल्ट होते हैं उसमें एरर आ ही जाता है। एनालिटिकल रिजल्ट इंक्रीज बाय इंक्रीज नंबर ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन हमें दो टर्म्स यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है, दो टाइम। सबसे पहले एक्यूरेसी आ जाते हैं। एक्यूरेसी जो आपका होता है वो करेक्टनेस और नियरनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। आपकी एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, यानी कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसके नियर होता है, एकदम करेक्ट होगा, एकदम नियर होगा मेजरमेंट, वो आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरर, ठीक है, एरर के टर्म्स में। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एरर इज एन इनवर्स मेजर ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। आपका एरर जो क्या है, एरर क्या होता है, आपका इनवर्स मेजर ऑफ एक्यूरेसी होता है, अभी मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। यानी कि आपका अगर लेस एक्यूरेसी है यानी कि मोर एरर है, और अगर आपका मोर एरर है तो आपकी लेस एक्यूरेटी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल है, इसको आप देख लो कैसे करना है। एक सैंपल दिया हुआ है आपका और इसके पास ये ट्रू वैल्यू यानी कि 2.62 ग्राम आपकी ट्रू वैल्यू है। उसके बाद आपके ये कई सारे वैल्यू दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, मीन, परसेंटेज रिलेटिव एरर और एक्यूरेसी मीन ऑफ मेजरमेंट। देखो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व वैल्यू आपकी 3 दी हुई है, ट्रू वैल्यू आपकी दी हुई है। तो एरर कैसे निकालेंगे, यानी क्या होता है, O-T करेंगे, यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे तो देखो माइनस में आएगा, यानी कि इतने नेगेटिव में आपके एरर आए हैं। ये आपके टोटल एरर आ गई, आपकी टोटल क्या आ गई, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। तो आपको मीन निकालना है, अगर मीन मैंने इसका निकाला, ठीक है, मीन ऑब्जर्वेट, तो क्या करूँगी मैं, इन सब के टोटल करके कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दूंगी, आपका इतना आ गया। अगर एरर की मुझे निकालनी है तो क्या करूँगी, कितने ये नंबर हैं और डिवाइडेड बाय कितने हैं, 3, यानी कि ये -3.0 और ये हो गए आपके 3, तो मैंने इसको किया तो आ गया माइनस, ठीक है। उसके बाद आपको अगर रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। मीन एरर आपका कितना दिया हुआ है, इतना, यानी कि 0.10 माइनस 0.10 अपॉन ट्रू वैल्यू आपकी कितनी थी, ट्रू वैल्यू थी 2.62, ठीक है, इंटू 100 करेंगे आप तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको रिलेटिव एक्यूरेसी निकालना है तो जो मीन दिया हुआ है ये आपका मीन है और ट्रू वैल्यू इंटू 100, तो आपको ये निकल जाएगी क्या, रिलेटिव एक्यूरेसी। इस तरीके से आपका प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन जो होता है वो आपका इज डिफाइंड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, इट टेल्स एग्रीमेंट बिटवीन न्यूमरल्स वैल्यू रेप्लिकेशन वैल्यू। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड रैंडम एरर डिटरमाइन प्रिसीजन, यानी कि मैग्नीट्यूड और रैंडम एरर जो होता है एनालिटिकल रिजल्ट डिफाइन करता है। इस तरीके से देखो क्या होता है, बिटवीन एब्सोल्यूट और ट्रू वैल्यू के बीच में यहाँ पे ये होता है एब्सोल्यूट और ट्रू वैल्यू। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ द मीन सीरीज, यानी कि मीन निकालने के लिए क्या होता है, आपका x बार जो भी नंबर दिया होगा डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं उसका समेशन, ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसे देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देख लो, एक्यूरेसी देखो यहाँ पे जो है ना आपका ये SEQ2 यहाँ से भी है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है आपका देखो मीन और ये सारी चीज़ें भी हैं, आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपका आता है मीन। मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकली एवरेज ऑफ सेट ऑफ टू और मोर नंबर्स, ठीक है, यानी कि मीन इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितने नंबर आएंगे डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, इस तरीके से आप मीन निकाल लोगे। नेक्स्ट है आपका मीडियन। मीडियन कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ पे आपका दो टाइप का मीडियम है, अगर एन इवन होता है या फिर एन ओड होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फॉर एन ओड नंबर टोटल ऑब्जर्वेशन मीडियन इज ऑब्टेन डायरेक्टली एज मीडियन वैल्यू। अगर आपका ओड है तो हम मीडियन से, यानी कि 1 2 3 तीन इधर तीन इधर, ये बीच में आ गया। अगर ऑड है तो इसका मतलब है हम बीच की वैल्यू से निकाल देंगे। अगर इवन है तो क्या करेंगे, इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 1 2 3, और बीच के दोनों को क्या करेंगे 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से इवन नंबर में ये करते हैं, ऑड नंबर में बीच में निकाल लेते हैं, तो आपका मीडियन हो जाएगा। मोड क्या होता है, जो नंबर आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अनदर क्विक। यहाँ पे जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ था ज़्यादा बार, उसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन कैसे निकालते हैं, यानी कि जो आपका मीन है x माइनस एक्स मीन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से आपका मोड निकल जाता है फाइनाइट सैंपल में जो भी है, ठीक है। एवरेज डेविएशन देखो कैसे निकालते हैं, डी और द मीन डेविएशन एवरेज इंडिविजुअल, ठीक है, डी जो है ये आपका जितने नंबर यहाँ पे दिए होंगे डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। परसेंटेज भी कैसे करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। रेंज क्या होती है आपकी, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट। अगर देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है ना एक किसी भी सेट मेजरमेंट में, उसे रेंज कहते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे 5 स्टूडेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें निकालने के लिए दिया हुआ है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन देखो, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पे देख लेना कैसे परफॉर्म किया जाता है मोल कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे होता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें किसी का मोल निकालना है तो गिवन मास जो भी होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन यूनिट दे रखी है आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, यूज इन सिस्टम और रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे रेशियो हम यूज़ करते हैं, यानी कि रेशियो नंबर ऑफ मोल्स दैट कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि कोई भी समझ लो कोई भी मोल प्रेजेंट है और कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मैंने मोल निकाला और टोटल मोल से मैं डिवाइड करूँगी, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 100। वेट वॉल्यूम में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वेट परसेंट में क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया यार, कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्या मैं, और शॉर्ट कर देते हैं यार, वरना आप लोग पढ़ नहीं पाओगे 1 शॉट में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपके टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका टी टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका एक टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है और क्यू टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे टी टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्ट और टी टेस्ट ये यूज़ किया जाता है नल हाइपोथेसिस का, मतलब यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ डाटा जो होते हैं वो डिफर नहीं होते सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देख लेना कि किस तरीके से व्हेन एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू इज़ नोन, जब मीन वैल्यू नोन होती है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे टी टेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे शो एफ टेस्ट सर्व टू शो वेदर द प्रिसीजन ऑफ 2 डिफरेंट मेथड इज़ द सेम विद प्रोबेबिलिटी लिमिट में। यहाँ पे प्रिसीजन ऑफ 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब कैसे होगा, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 2 प्रिसीजन मेथड हो गए S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है कि S1 स्क्वायर कैसे होगा 1 अपॉन n-1, और यहाँ पे सिग्मा n1, और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, x1 माइनस x, ये मीन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या क्या होता है आप देख लेना, प्लेसिंग द लार्जर टू वेरिएंसेस न्यूमरेटर्स में ये लिखा हुआ है, और जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार इसको गो थ्रू हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना आपका नेक्स्ट है जो है क्यू टेस्ट। क्यू टेस्ट क्या होता है आपका,
क्यू टेस्ट जो होता है ऐसा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जो रिजेक्शन होता है सस्पेक्टेड रिजल्ट का, यानी कि आपका सस्पेक्टेड रिजल्ट है उसका रिजेक्शन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। क्यू टेस्ट में क्या होता है, सिंपल होता है एंड वाइडली यूज, स्टैटिकल टेस्ट होता है, यहाँ Q1 रिजेक्शन क्वेश्चन होता है, और ये जो Q होता है वो क्या है, रिजेक्शन क्वेश्चन होता है। द रेशियो ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ सस्पेक्टेड वैल्यू फ्रॉम इट्स नियर नाइबर टू रेंज, ठीक है। इस तरीके से मेजर वैल्यू के जो नियरेस्ट होगा उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ऊपर से सस्पेक्टिव और डाइवर्जेंट होगा। इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को हम इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, लोअर टू हाईएस्ट बोथ में भी डाउटफुल वैल्यूज होते हैं। कैलकुलेट, अब इसमें हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे सस्पेक्टिव वैल्यू और इट्स नाइबर का, जिसे हम बोलेंगे वाई, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे रिजेक्शन कांस्टेंट को, कैसे y/r, यानी कि जो हमने y निकाला है और जो आपका रेंज है उसको डिवाइड करके। कंसल्ट करेंगे टेबल से, गिव ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्यू टैब, ठीक है। फिर कंसल्ट टेबल क्यू, जो भी आपका टेबल दिया हुआ यहाँ पे, रिजेक्शन वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 3 जो है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपका क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ टेक्निक विच इज यूज टू मेथड फॉर द सेपरेशन। तो मैंने बताया था ना कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपका किस में आता है, सेपरेशन मेथड में आता है। यानी कि आपका ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कोई भी सब्सटेंस आपका हो, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, हम उसमें एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट या फिर पार्टीशन करता है दो इमिसिबल फेजेज में, आपका फेज़ 1 फेज़ 2, इस तरीके से दो इमिसिबल फेज होते हैं, इसीलिए हम इसको सेपरेट करते हैं। देखो S1 और S2 फेज, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से आता है। अब हमें पता है कि जो दो फेजेस होंगे यहाँ पर देखो, एट एनी गिवन द रेशियो ऑफ एक्टिविटी कंसंट्रेशन सॉल्यूट इनटू टू फेज में होंगे, वो भी कांस्टेंट होंगे। आप देखो यहाँ पे S फेज़ 2 फेज़ 1, ठीक है, और ये यहाँ पे फेज़ है वो कांस्टेंट होंगे जो कि इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट या फिर पार्टीशन कफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखो कैसे होता है, यहाँ पे हमें पता है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आइसोलेटेड प्रेजेंट इन वन फेज, सेकेंड फेज जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है। अब यहाँ पे देखो व्हेन द सब्सटेंस इज टू प्यूरिफाइड और आइसोलेटेड, जब कोई भी सब्सटेंस आपका प्यूरिफाई आइसोलेट किया जाता है एक फेज़ में और सेकंड फेज़ जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, तो हम उसको सेकंड फेज़ में एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट में देखो कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन आपका सॉलिड फेज़ होते हैं जहाँ पे हम यूजिंग करते हैं लिक्विड फेज़ को, और सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सॉलिड फेज़ बाय यूजिंग लिक्विड फेज़। हमने सॉलिड फेज़ लिया और यूजिंग किया क्या, लिक्विड फेज़ को, तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अब तुम्हारा हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, लिक्विड फेज़ को यूज़ करते हैं सेकेंड लिक्विड फेज़ में, तो उसे लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद लिक्विड एक्सट्रैक्शन में आप देख सकते हो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। दो लिक्विड हमने लिया, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, तो हमने दो लिक्विड लिए फेस और सेपरेट किया फनल में, विग्रसली हमने शेक किया, ठीक है। विग्रस शेक करने के बाद सरफेस एरिया इनका इंक्रीज हो गया बिटवीन द फेजेस में, और यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। ये कंटेंट सेपरेट फनल का अलाउड रेस्ट ऑफ टाइम टू फेजेस गेट सेपरेट। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, दो फेजेस जो हैं वो सेपरेट हो गए, यानी कि यहाँ पे मिक्सचर लिया, उसको हमने सेपरेट क्या किया, शेक किया, शेक करने के बाद थोड़ी टाइम के बाद जो है यहाँ पे दो मिक्सचर सेपरेट हो गए। इस तरीके से आपका आता है ये सॉल्यूट हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूट आपका एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट हुआ उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड फेज में, जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। सॉल्यूट हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्वस फेज, हमने सॉल्वेंट का यूज़ करके किया, ऐसे एक्सट्रैक्शन को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो थे फेजेस लिक्विड सॉलिड और सॉलिड लिक्विड, अब यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि टोटल एस फेज जो 2 सेकंड वाला फेज है डिवाइडेड बाय एस फेज 2, यानी कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एस इन ऑर्गेनिक फेज, यानी कि ऑर्गेनिक फेज में कितना और एक्वस फेज में कितना है एस, वो आपको करना है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट इस तरीके से आपको गिवन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास एक वीक एसिड है, ठीक है, आपके पास ये वीक एसिड है HA, ठीक है, इसको हमने क्या किया, आयनाइज किया पार्शियली एक्वस मीडियम में, तो इस तरीके से H+ और A- में टूट गए। ऑल द स्पीशीज़, जितने भी स्पीशीज़ यहाँ पे होंगे फेज में लेंगे, यानी कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, जो भी आपका टोटल कंसंट्रेशन आया एस इन ऑर्गेनिक फेज में, ऑर्गेनिक फेज में ये था, आफ्टर एक्वस फेज में जब हमने डाला तो ये आयनाइज हो गए, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे
सबसे पहले जो होता है इनऑर्गेनिक स्पीशीज सच एज मेटल आयन, जो आपके मेटल आयन होते हैं वो रिमेन रह जाते हैं एक्वस फेज में, ठीक है। चार्ज स्पीशीज होते हैं ना, ये चार्ज स्पीशीज जो होते हैं वो आपके जो होते हैं जब एक्वस सोल्यूशन फेज में डालते हैं तो वो सेम रह जाते हैं। टू मेक एक्सट्रैक्टेड टू द ऑर्गेनिक फेज, ठीक है, देयर हैज़ टू बी न्यूट्रलाइज सो दैट बिहेव लाइक ऑर्गेनिक स्पीशीज। तो दो अप्रोचेज है आपका, एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन एंड एक्सट्रैक्शन बाय चलेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन। यहाँ पे कैसे होता है, आपका जो न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स को हम कैसे सॉल्वेटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सट्रैक्ट को लेके। सॉल्वेशन जो होता है आपका क्या करेगा, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑर्गेनिक फेज में उसको इंक्रीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर रिएजेंट जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। रिएजेंट कंटेन ऑक्सीजन लिंक टू कार्बन, यानी कि इथर, एस्टर, एल्कोहल एंड कीटोन। दूसरा आपका रिएजेंट इन विच ऑक्सीजन और सल्फर लिंक्ड टू फॉस्फोरस, जैसे कि आपका एल्काइल फॉस्फेट और अल्काइल थायोफॉस्फेट, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है रिएजेंट का जो हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो आप एक बार रिएजेंट को भी देख लेना, ठीक है, कौन कौन सा है। ट्राई एल्काइल फॉस्फेट में ये होता है आपका ट्राई एंड ब्यूटाइल फॉस्फेट, यानी कि TBP इंपॉर्टेंट है, TBBP। ये आपका होता है डाई एल्काइल फॉस्फेट जो होता है डाई ब्यूटाइल फॉस्फोनेट, ठीक है। इस तरीके से ये आपके दो होते हैं। जो आपके यहाँ पे देख लेना, जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स है वो आपके एस्टर्स हैं और लास्ट के जो कंपाउंड है आपके फॉस्फीन डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट करना है वो आपको करना है किससे, एक्सट्रैक्शन बाय चलेशन, यानी कि यहाँ पे चलेशन का यूज़ करते हैं, चलेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ये ब्रॉड कैटेगरी होता है एक्सट्रैक्शन का, यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए करते हैं। कई सारे जो चलेटिंग एजेंट होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं, यानी कि पानी में आयनाइज हो जाएंगे और ये मेटल आयन से रिएक्ट करके क्या बना देंगे, चिलेट बना देंगे और ये अनचार्ज कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। ये नियरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन हाईली सॉल्युबल होते हैं। क्या, जो आपके चलेटिंग वाले कंपाउंड होते हैं वो नियरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन हाईली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके इथर, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफॉर्म, ये सारे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे होते हैं, कई सारे जो होते हैं ना। अब आप करना है एक्सट्रैक्शन विद डाइफिनाइल थायोकार्बोजीन, ठीक है। जो यहाँ पे मेटल आयंस के ना एक्सट्रैक्शन जो आया था ना सॉल्वेंट से, वो भी क्वेश्चन में है, तो यहाँ से जो है ना आपके अच्छे से आ जाएगा। डाइफिनाइल थायोकार्बोजीन या फिर हम इसे डाइथीजोन भी कहते हैं। यूजफुल रिएजेंट होता है माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ अ डोजन और मोर मेटल आयंस के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो कई सारे डोजन ऑफ मोर मेटल आयंस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे डाइवेलेंट केटायन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है चेलेट का, ये आपका डाइथीजोनाइन है और ये किसने किया, लेड के साथ करके यहाँ पे चेलेट बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे। आपका यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट क्या होता है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट क्या होता है आपका, इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट आपका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि आपके क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द 2 फेजेज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो टोटल कंसंट्रेशन होता है आपका सब्सटेंस का इन द 2 फेजेज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको बैच एक्सट्रैक्शन के बारे में पता चलना चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के बारे में पढ़ लिया और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है ना, लिक्विड एक्सट्रैक्शन कैसे डिपेंड करता है, आपके 2 इमिसिबल फेजेस होंगे उस पर डिपेंड करेगा उसका इक्विलिब्रियम। तो जब आपका लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आया है कोई आपके सॉल्यूट के लिए, तो बहुत ज़्यादा हाई जो होता है आपका सॉल्यूट होता है कंपाउंड, वो सेपरेट करना है एक मिक्सचर से फ्रॉम द इम्प्योरिटी। तो सिंपल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपका बैच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगता है, यानी कि ये जो होता है वेरी कॉमनली यूज केमिस्ट्री लेबोरेटरी होता है। इसके अंदर कई सारे सेपरेट फनल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो कि यहाँ पे दिया हुआ है सेपरेटरी फनल, कंपाउंड इन द एक्वस फेज। उसके बाद ऑर्गेनिक फेज़ को ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक फेज़ को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम शेक करेंगे 2 फेजेस को, फिर 2 फेजेस जो होंगे सेपरेट कर देंगे और एक्वस फेज से रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, बैच एक्सट्रैक्शन हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक फेज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे और एक्वस फेज इन सेपरेटेड कंपाउंड इन ऑर्गेनिक फेज। इस तरीके से आपका बैच एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूट विच इज़ प्रेजेंट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज टेकन 1 ऑन द फेज, एक्वस बोलेंगे उसको। फनल अनदर फेज आपका ऑर्गेनिक होगा, पहला जो होगा वो एक्वस होगा। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आया था, ठीक है। तो हमने 2 फेजेस को सेपरेट किया विग्रसली, कैसे किया, उसको शेक करके। सेपरेटरी फनल अलाउ 2 फेजेस क्लियरली सेपरेट, जैसे कि दिखाया इसमें। टेकन आउट सेपरेटली फनल 1 by 1 सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग सिंगल स्टेप कॉल्ड बैच एक्सट्रैक्शन। तो ये आपका बैच एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो है आपका कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन।
कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का यूज़ हम कब करते हैं, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो होता है डिज़ायर कंपोनेंट का फेवरेबल नहीं, यानी कि वहाँ पे जो होता है आपका जो बैच एक्सट्रैक्शन है उसमें क्या आता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, पर यहाँ पे जो ये फेवरेबल नहीं है, लो है लेकिन सेपरेशन फैक्टर हाई है इसका। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि सेकंड फेज आपका एक्सट्रैक्शन के लिए, जिससे अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ पाता है। तो सिंपल एक्सट्रैक्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेटर वे हम क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन का, जो कि आपका हम सॉक्सलेट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, सॉक्सलेट। तो सॉक्सलेट ऑपरेटर्स आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आप क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट दिस ऑपरेटर्स टेकन इन अ राउंड बोतल फ्लास्क लेंगे हम, उसको हम हीट करेंगे हीटिंग मेंटल से, वेपर सॉल्वेंट जो होगा ऊपर की तरफ आने लग जाएगा और पास करेंगे अनदर ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद हम इसको अनदर ट्यूब में पास करने के बाद इसको कंडेंस कर देंगे। कंडेंस क्या होगा, कंटिन्यूसली पासिंग थ्रू द एक्वस लेयर। कंडेंसेट कैसे होगा, हम इसको एक्वस लेयर से पास करते रहेंगे, कंटेंट्स द सॉल्यूट टू बी एक्सट्रैक्ट, इस तरीके से हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, यानी कि कंटिन्यूस पैसेज ऑफ कंडेंसेट थ्रू द एक्वस लेयर कीप ऑन रिपीटिंग ऑन द फ्रेश ऑफ सॉल्वेंट एंटर एवरी टाइम इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस वेपर। इस तरीके से आपका ये कैसे जो है कंटिन्यूस वेपर से हो जाएगा। लिक्विड पार्टीशन मेथड कैन बी एक्सट्रैक्ट, तो हम लिक्विड पार्टीशन मेथड को हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूट प्रोसेसिंग ऑन ए स्मॉल डिफरेंस आएगा पार्टीशन कोएफिशिएंट में, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। मल्टीपल पार्टीशन प्रोसेस किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ एंटायरली डिसकंटिन्यूस स्टेप वाइज नेचर का होता है आपका काउंटर करंट। तो इस तरीके से आपका जो है सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अगर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक 2, जिसमें हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे जनरल एस्पेक्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, क्रोमेटोग्राफी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था एक रशियन बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम था माइकल स्वैट, 1906 में, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी को इन्होंने कैसे किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया था स्वैट ने सेपरेट करने के लिए प्लांट पिगमेंट्स को, ठीक है। सिंपल ग्लास कॉलम पैक्ड इन्होंने यूज़ किया था, कैल्शियम कार्बोनेट से डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। सेपरेट किया वेरियस पिगमेंट्स को, बैंड्स डिफरेंट हाइट ऑफ कॉलम में सेपरेट हो गए थे। तो इन्होंने ये टेक्निक इन्वॉल्व की थी क्या, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स में मिक्सर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस। दो फेजेस आया था, एक स्टेशनरी फेज था, दूसरा मोबाइल फेज था। स्टेशनरी फेज जो था लार्ज सरफेस एरिया का, अदर मोबाइल फेज था। मोबाइल फेज में जो होता है उसमें जो होता है मूव करता है वो ऑन द स्टेशनरी फेज पे डेफिनेट डायरेक्शन में। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टेशनरी नेचर ऑफ अ मोबाइल फेज मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द सेपरेशन, कई सारे टाइप्स के आपके पास क्रोमेटोग्राफी आई थी। अब यहाँ पे इन्होंने डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टेशनरी सपोर्ट मोर एक्यूरेट शेप स्टेशनरी सपोर्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो थी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल थी। यहाँ पे जो आपका द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। पेपर क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के 2 सब डिवीजन थे। 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी बिकॉज स्टेशनरी फेज जो थे 2 टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे डिपेंड कर रहे थे, सॉलिड सपोर्ट, कोटेड प्लेट ग्लास एंड प्लास्टिक मेटल। और अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मोबाइल फेज, और यहाँ पे द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन सेपरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइप के आपके टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है। तो आपके देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन के मैकेनिज्म के बेस पर आपका है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले आपका एड्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। दूसरा है आपका पार्टीशन, ठीक है, लिख लेना आप। पार्टीशन जो होता है, पार्टीशन में आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। तीसरा है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। चौथा है आपका साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेना, यहाँ पे देखो अच्छे से दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे आपका था 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। आपका 2 डायमेंशनल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी। 3 डायमेंशनल आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी थे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस इंट्रैक्शन सॉल्यूट टू द स्टेशनरी फेज, आपका एड्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन एंड साइज एक्सक्लूजन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने देखा कि स्टेशनरी फेज के सॉल्यूट से कैसे इंट्रैक्शन होता है। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ।
ये आपका जो है ये क्वेश्चन में था कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट से आप कैसे करोगे। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज लिक्विड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड होता है, दूसरा लिक्विड सॉलिड होता है। क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज भी यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज इसका सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड में, ठीक है। और सॉल्वेंट जो है आपका वो मोबाइल फेज होता है। अब लिक्विड में आपका लिक्विड वाले में क्या है आपका, एक तो 2 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल है। आपका 2 डायमेंशनल में क्या आएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर। आपका 3 डायमेंशनल में आएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसको टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आप लिख सकते हो। अदर वेरिएशन भी असेंडिंग, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल मोड, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आपका आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इससे डील करते हैं। क्रोमा मतलब होता है कलर, ग्राफी मतलब होता है कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, यानी कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कलर कंपाउंड की सेपरेशन कर रहे हैं। तो आपका जो क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पे हम नॉट फॉर द कलर कंपाउंड्स, बट यहाँ पे कई सारे हम क्या करते हैं, कोई भी मिक्सचर दिया हुआ है हम उसके कॉम्पोनेंट्स, उस मिक्सचर में उसके कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर टू इट्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, सॉरी कंपोनेंट टू इट्स मिक्सचर, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी आपका क्या है, लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे आपके पास 2 लिक्विड आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 लिक्विड्स, यानी कि स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका क्या होगा, स्टेशनरी फेज आपका जो सेलुलोज कॉम्प्लेक्स होगा, मूविंग लिक्विड जो होगा वो आपका मोबाइल फेज होगा, जो डेवलपिंग सॉल्वेंट होगा। तो यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपका जो स्टेशनरी फेज है वो आपका पेपर होगा, और आपका जो मोबाइल फेज है वो आपका सॉल्वेंट होगा। इस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ आपको। ये आपका क्या है, पेपर है, ये आपका वॉटमैन नंबर पेपर होता है, वॉटमैन नंबर 1 पेपर होता है। और यहाँ पे ये आपका जो भी जार है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट है। और यहाँ पे हम जो भी अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का कई सारे में यूज़ करते हैं, हम मोनोसेक्राइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, मेटल आयंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे टाइप्स है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर पे ये आपका जो स्ट्रिप है ना, वॉटमैन नंबर पेपर ऐसे स्ट्रिप होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पे हमने लाइट ड्रॉ किया, उसके बाद एक हम स्पॉटिंग करते हैं, बीच में एक पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे हम जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ लो मेटल आयन को हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो स्पॉटिंग होगी हमने मेटल्स की। अब ये स्पॉटिंग हमने ली और उसको ड्राई किया, यहाँ पे मेटल की कर ली। थोड़ी देर ड्राई करने के बाद जो आपका जार होगा, जिसके अंदर आपके सॉल्वेंट फिल होंगे, उस सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे। और ऐसे डिप करेंगे तो जो आपके यहाँ पे मिड लाइन है, ठीक है, जो बेस लाइन है वो उससे नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पॉइंट है बीच में, देखो ये मिड लाइन है, उसके नीचे आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। हम 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे, तो आपका जो है सॉल्वेंट रन करेगा। तो इस टाइप की हम क्रोमेटोग्राफी को असेंडिंग टाइप के क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं, यानी कि आपका सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रन कर रहा है। जहाँ तक आपका सॉल्वेंट आएगा उसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद आपके कई सारे मेटल्स दिख जाएंगे कलर में। उसके बाद हम वहाँ से RF वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। RF वैल्यू जो होता है आपका रिटेंशन फैक्टर होता है, यानी कि आपका जो भी जितना रन किया, ठीक है। समझ लो आपका एक मेटल A है, उसने रन किया, मैंने एक को यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सारे आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया। तो आप देखना RF वैल्यू में ऊपर हम लिखेंगे जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया A वाले ने, और डिवाइडेड बाय आपको जितना सॉल्वेंट ने रन किया, तो ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने रन किया। इस तरीके से आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आपका जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी डन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके कई सारी डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आपका क्या होगा, सॉल्वेंट रन करेगा, ऊपर से जो है हम अटैच कर देंगे ऐसे वॉटमैन पेपर को। इस तरीके से आपका डिसेंडिंग में आएगा। सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेटेड कंपाउंड सर्कुलर। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया आपका। एफिशिएंसी देख लो, क्वांटिटेटिव पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट पे क्या है, अब देखो ये क्रोमेटोग्राम है, यानी कि पेपर और सॉल्वेंट, यानी कि अब यहाँ पे देखो ना सेपरेटेड कंपोनेंट्स इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। 2 कलर शो हो रहे हैं, सेपरेटेड कंपोनेंट, और ये स्पॉट थे आपके सैंपल के। ये आपका पेपर है, ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्रंट आ रहा है इस तरीके से। एग्जाम्पल जो है आपके लोकेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप यूज़ देख लेना। निनहाइड्रीन हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से। यहाँ पे देखो RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, एक को इसने 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल 1 मान लिया, अगर मैंने RF वैल्यू फॉर कंपोनेंट 1 के लिए निकाला, तो मैं देखूंगी कंपोनेंट 1 में कहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन से, और डिस्टेंस ट्रैवल जो भी मोबाइल फेज यानी कि आपका सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया। तो इस तरीके से आप RF वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही था आपका पार्टीशन क्रोमेटो। नेक्स्ट है आपका एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट यूनिट
यूनिट पे आ जाते हैं। आपका एड्जॉर्प्शन आपका है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है आपकी, जो एड्जॉर्प्शन वाला होती है। और इसके अंदर आता है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मोबाइल फेज़ होता है, स्टेशनरी फेज़ होता है, वहाँ पे आपका लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है। यानी कि जो आपका सॉलिड होता है वो आपका स्टेशनरी फेज़ होगा इन यूजिंग लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में। स्टेशनरी फेज़ आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलिका जेल होगा, ठीक है, जो कि आपका एक्टिवेटेड एल्यूमिना हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये हो सकते हैं, सिलिका जेल आपका यूज़ किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये आपका कॉलम है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये रॉड है, ठीक है, ग्लास कॉलम है। आपको मोबाइल फेज़ क्या हो गया, जो आपकी सॉल्वेंट होगी, और आपका कॉटन पैड लगाया जाता है यहाँ पे, और जो आपका सॉलिड है वो आपका स्टेशनरी फेज़ है, ठीक है। यहाँ पे बैंड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, देखो सबसे पहले तो आपको कॉटन पैड लगाना है यहाँ पे। बीच में आपका दिखा है, ये नीचे आपका क्या है, कॉम्पोनेंट इल्यूटेड, जो भी कॉम्पोनेंट यहाँ पे निकलेगा। देखो आप यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, सॉरी यहाँ पे ये आपका ब्यूरेट है। ब्यूरेट में हमने क्या किया, नीचे की तरफ क्या लगा दिया, कॉटन पैड लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोबाइल फेज़ आपका सॉल्वेंट होगा, और उसके अंदर जो है हम सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल फेज़ में हम सिलिका का यूज़ कर रहे हैं। सिलिका जो है वो आपका पाउडर फॉर्म में होगा, यानी कि आपका पाउडर फॉर्म में होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलिका को अब हमें वेट करना पड़ेगा। वेट के लिए हम सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, तो ऊपर से हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे। और यहाँ पर आपका जो है कॉटन मोबाइल फेज़ है, ठीक है, और स्टेशनरी फेज़ आपका क्या होगा, सॉलिड है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे समझ लो आपके पास ग्रीन कलर का, ठीक है, सब्सटेंस है आपका, जो सॉल्वेंट होगा और जो सिलिका होगा, इस तरीके से ग्रीन कलर है। यहाँ पे सेपरेशन करना होता है कॉलम के थ्रू, तो इस तरीके से हम डालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा मोबाइल फेज़ जो है वो स्टेशनरी फेज़ की तरफ इस तरीके से मूव करेगा। कॉटन पैड जो है हमें लगाना है ऐसे करके, जो भी किस बैंड्स को सेपरेट कर देगा। अब हमें पता है कि ग्रीन कलर जो होता है ना, वो आपका ब्लू और येलो से मिलकर बना होता है, ठीक है, ब्लू और येलो से मिलकर बना होगा, तो आपके जो बैंड सेपरेट होंगे और येलो और ब्लू कलर में आ जाएगा। आपको जो है सॉल्वेंट है आपका पोलर है, यानी कि आपका जो देखो यहाँ पे देखो, व्हेन द मोबाइल फेज इज अलाउ पास ओवर स्टेशनरी फेज, पास करेंगे तो एटलीस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टेशनरी फेज में, और कैरियर मोबाइल फेज जाएगा। इस तरीके स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होगा, कंपोनेंट विच आर स्ट्रांगली ऑब्जर्व। अब मोबाइल फेज में जो फास्टर रन करेगा वो आपका जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। मोबाइल फेज कंटिन्यूसली, अब मोबाइल फेज क्या है, आपका जो सॉल्वेंट है उसको हम ऐड करते रहेंगे टॉप ऑफ द कॉलम से, एंड मूव करेंगे बॉटम से आउट की तरफ निकालेंगे स्टॉप कॉक से, ठीक है। मिक्सचर होगा मूविंग डाउनवर्ड्स एंड बैंड्स इन द कॉलम, और कॉलम में बैंड्स बनते जाएंगे, और फ्रैक्शन जो होगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने की एफिशिएंसी क्या हो सकती है टेक्निक की, ठीक है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक होता है, जहाँ पे मिक्सचर का सेपरेशन कर देते हैं दो बैंड्स में, इस तरीके से आ जाता है हम कॉलम का यूज़ करके। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि आपको कई सारे डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे सेपरेट करने के लिए। टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट्स ऑन द और द स्टेशनरी फेज, आपको ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट कैसा है स्टेशनरी फेज का। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो है डिफरेंट एक्सटेंट पे किया जाता है। आपको पार्टिकल साइज पे भी ध्यान रखना है स्टेशनरी फेज का, जो फाइनली डिवाइडेड नेचर का होना चाहिए, लीड टू बेटर सेग्रीगेशन, यानी कि अच्छे से सेग्रीगेट हो सके। आपको सरफेस एरिया भी ध्यान रखना है, आपका लेंथ, कॉलम की लेंथ पर भी ध्यान देना है, ठीक है, जिससे आपका एक्यूरेट एड्जॉर्बेंट रेशियो का भी ध्यान रखना है, और चॉइस ऑफ मोबाइल फेज, जो मोबाइल फेज आप यूज़ करोगे, चूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मोबाइल फेज किस तरीके से, आपका फ्लो रेट कैसा है उसका, ठीक है, सॉल्वेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका मैकेनिज्म और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता है स्टेशनरी सपोर्ट का। मोबाइल फेज जो होता है डिस्प्लेस किया जाता है डिफरेंट से, वन बाय वन। यहाँ पे जो होता है, अब आप कुछ देखोगे कि कुछ ना सिमिलैरिटीज़ आएगी। एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी किया, एड्जॉर्प्शन में हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी किया। कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आर यूजफुल सेपरेटिंग अ कंपोनेंट फॉर मिक्सचर प्यूरिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से प्यूरिफिकेशन कंपाउंड के लिए। दोनों टेक्निक में स्टेशनरी और मोबाइल फेज थे। मोबाइल फेज जो होते हैं दोनों टेक्निक में लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे डिफरेंसेस भी है, अगर दोनों में डिफरेंसेस आ गया तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन ऑफ कंपाउंड अकर ऑन द बेस ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन, यानी कि अब देखो एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग लिया गया, पार्टीशन में क्या लिया गया था, टेक प्लेस बाय देयर पार्टीशनिंग बिटवीन स्टेशनरी मोबाइल फेज, पार्टीशन के अकॉर्डिंग, उसमें एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, और आपका पार्टीशन आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है ज़्यादा, और पार्टीशन में कम, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट यूनिट है आपका जो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन आयन के एक्सचेंज, यानी कि हमें आयन के एक्सचेंज पर बेस करेगा, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी रखा है। आओ देखते हैं कैसे होता है ये। आयन एक्सचेंज मटीरियल, द फिनोमेना ऑफ आयन एक्सचेंज वॉज ऑब्जर्व बाय 2 एग्रीकल्चर केमिक्स। यहाँ पे दिया हुआ था, किसने, फिनोमेना दिया हुआ है। आयन एक्सचेंज में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है लाइक साइन बिटवीन सॉल्यूशन एंड इनसॉल्यूबल, साइन बिटवीन सॉल्यूशन एंड इनसॉल्यूबल के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयन एक्सचेंजर का क्या क्या नेचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर देखना है आपको आयन एक्सचेंजर का। आयन एक्सचेंजर, तो यहाँ पर आपके कुछ जियोलाइट्स होते हैं जो कैटायन एक्सचेंज प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में होंगे ना, वो कैटायन भी होंगे और आपके एनायन एक्सचेंज भी होंगे। तो कुछ के एग्जांपल यहाँ पे जो कैटायन एक्सचेंजर होते हैं वो आपका एनालसाइट होता है, चैबेजाइट होता है, न्यूट्रलाइट होता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं आपके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर होते हैं आपके, यहाँ पे नाम देख लो, डाइविनाइल बेंजील स्टाइरीन, ये आपके सिंथेटिक होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप इस टेबल के अंदर टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर, यानी कि वीक कैटायन एक्सचेंजर में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, इसके एग्जांपल ये है। स्ट्रॉन्ग कैटायन में जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा सल्फोनिक ग्रुप होगा। वीक एनायन में आपका एमाइन होगा और इस तरीके से होगा। स्ट्रॉन्ग एनायन में आपका क्वाटरनरी अमीन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आयन एक्सचेंजर। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं यहाँ पे आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर पोरस इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। आपके जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं आपके, एक स्मॉल बीड्स होते हैं जिनके पास चार्ज होता है, ठीक है। रेजिन्स क्या होते हैं आपके पास, एक स्मॉल बीड्स होते हैं जिनके पास चार्ज होता है। तो आयन एक्सचेंज में चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम आयन्स का एक्सचेंज करें, चाहे पॉजिटिवली और नेगेटिवली हो, ठीक है। एक्वस मीडियम में ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मैनी आयनिक फंक्शनल ग्रुप पर मॉलिक्यूल, यानी कि और कई सारे आयन्स जो होते हैं आयनिक फंक्शनल ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन सच एन आयन एक्सचेंजर इमर्ज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग आयन कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम, यानी कि आयन जो होंगे वो एक्सचेंज कर दिए जाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे की जाती है। तो मान लो आपके पास जो है ना आयन एक्सचेंज है, यहाँ पे जो है मोबाइल फेज आपका बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आप लिख लेना, मोबाइल फेज आपका बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, लिख लो बफर सॉल्यूशन। और आपका स्टेशनरी फेज जो है ना वो आपका सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, और वो आपका क्या हो गया, रेजिन हो गया। और रेजिन क्या है, अभी मैंने बताया कि आपका रेजिन जो है एक ऐसे बीड्स होते हैं जिनके पास चार्ज होता है, यानी कि स्मॉल बीड्स कैरिंग चार्ज, वो आपके हो गए रेजिन्स। अब ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, कौन सा, एक होता है आपका कैटायन का एक्सचेंजर और दूसरा हो गया एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका एक कैटाइनिक और दूसरा हो गया एनायनिक। आप कैसे इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करते हैं, यहाँ पे समझ लो आपके पास एक मोबाइल फेज़ का कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। इस मोबाइल फेज़ में आपका क्या है, बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें बफर सॉल्यूशन है। और यहाँ से हमने पंप किया एक कंटेनर एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ पे एनायन एक्सचेंजर हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या है, एनायन लगे हुए हैं, ठीक है। अब समझ लो मैंने पंप किया और मेरे पास जो सैंपल है जो मैंने इसके अंदर डाला वो प्रोटीन है, और वो प्रोटीन आपका कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अगर एनायन एक्सचेंजर है और फंक्शनल ग्रुप उसका हमेशा अपोजिट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा होगा। और मेरे पास नेगेटिव है, यानी कि अब नेगेटिव आएगा, सॉरी, कंटेन में एनायन एक्सचेंजर में आपका होगा एनायन का एक्सचेंज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेंगे और आपका फंक्शनल ग्रुप जो है नेगेटिव। दोबारा बताती हूँ मैं, थोड़ा सा अलग हो गया, देखो कैसे किया जाएगा। ये आपके पास समझ लो बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपका मोबाइल फेज़ में, ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है, ये आपका मोबाइल फेज़ है, ठीक है। और ये आपका एक लगा हुआ है एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ पे एनायन एक्सचेंजर लगा हुआ है और यहाँ पे लगा होगा आपका डिटेक्टर और फिर आपका ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाया जाएगा और यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका सेटअप है, मान लो आपका ऐसे सेटअप है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका पंप लगा होगा, मैंने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटीन है। एनायन वाले में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे लगे होंगे, ठीक है, यानी कि एक्सचेंजर होगा ये। और आपका फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो उसके नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। अब प्रोटीन सैम्पलिंग जो मैंने बफर सॉल्यूशन में डाला तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा ना, तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होंगे नेगेटिव चार्ज, इसको ये रिप्लेस कर देगा और खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। यानी तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है, फिर डिटेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे आपका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे डिटेक्शन हो जाता है। और कैटायन में जो होगा आपके जो अंदर होगा वो नेगेटिव चार्ज लगे होंगे, ठीक है, और आपका फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव होगा और आपकी प्रोटीन जो
आएगी वो पॉजिटिवली आएगी और फिर आके इसको एक्सचेंज करके खुद इससे जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है क्या, आयन एक्सचेंज। ठीक है, अब आपका देखो मैकेनिज्म क्या कहता है। तो स्टेशनरी फेज, अब यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, स्टेशनरी फेज इज इन द आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है जहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं जिनके फिक्स आयंस होते हैं और वो अपोजिटली चार्ज डिस्प्लेसेबल आयंस होते हैं। यानी कि जो मैंने स्टेशनरी फेज में जो लिया था, ठीक है, वो जो मैं डालूंगी वहाँ पे, चाहे प्रोटीन ले लिया मैंने, स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड है और उसके पास जो आयंस होंगे वो आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा उससे अपोजिटिवली चार्ज होगा। तो मोबाइल फेज के पास क्या होगा, एक्वस बफर सिस्टम होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज देखेंगे, कैटायन और एनायन का जो भी काउंटर करंट रेजिन्स होगा, ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पे जो सिलेक्टिवली कफिशिएंट जो होगा वो डिटरमाइन करेगा अफिनिटी ऑफ रेजिन का पर्टिकुलर आयन से। लार्ज वैल्यू सिलेक्टिवली कफिशिएंट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, जितना लार्ज सिलेक्टिविटी आएगी उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आएगी। फॉर टिपिकल स्ट्रॉन्ग कैटायन रेजिन जो होते हैं डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग सिलेक्टिविटी कफिशिएंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा क्या, ये भी डन। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, अब वहाँ पे हम सेपरेशन की टेक्निक पढ़ चुके हैं और क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेपरेशन हो गया। अब हमें नेक्स्ट वाला टेक्निक जो पढ़ना है वो है थर्मल इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। मैंने बताया था ना कि थर्मो इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल मेथड में थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपका पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री एंड यहाँ पे हो जाएगा, ये ब्लॉक 2 में हम आ चुके हैं। ठीक है, अब इस ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल मेथड्स की। ठीक है, थर्मल मेथड्स यानी कि थर्मल मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो हमें हीटिंग करने से मिल रहा हो। ठीक है, अब हीटिंग आपकी हो सकती है जितने भी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, फंक्शनल टेम्परेचर, कंट्रोल, एटमोसफेयर, दीज मेथड्स आर गुड एनालिटिकल टूल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देखना है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड गैस, केमिकल रिएक्शन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, एड्जॉर्प्शन बिहेवियर एंड फेज ट्रांजिशन। अब आपको देखो थर्मल मेथड्स में क्या क्या करना है। यहाँ पे टेक्निक्स है कई सारी, मैंने पहले बताया था कि थर्मल एनालिटिकल मेथड्स में कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो यहाँ पे आपका टीजी, टीजीए, डीटीए, डीएससी, टीटी। टीजी आपका क्या है, थर्मोग्रेविटी ग्रेविमेट्री या फिर थर्मोग्रेविटी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें जो हम प्रॉपर्टी होती है इसके मास का यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूजेस क्या है इसका, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस होता है आपका, जो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है इसकी, और फेज चेंजेस रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री का हम यूज़ करते हैं पावर डिफरेंस और हीट फ्लो के लिए। या इसका यूजेस क्या होता है, हीट कैपेसिटी, फेज चेंजेस रिएक्शन के लिए। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन का हम यूज़ करते हैं एंथैल्पी, इसकी प्रॉपर्टी है एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम TGA के पास। ठीक है, आ जाओ TGA। तो TGA जो होता है वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक क्या होता है, वेट ऑफ अ मटेरियल मेजर फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंट्रोल कंडीशन के लिए होता है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम जो है यहाँ पे हम करते क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो होता है ना वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल कंडीशंस के लिए होता है। इस टेक्निक का हम प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेट चेंज। अब हम वेट चेंज देखते हैं, हम हीट करते जाते हैं मटेरियल को। ठीक है, हीट करते जाएंगे, हीट करेंगे उसके बाद उसके वेट में चेंजेस आएगा। ठीक है, हम हीट करते जाएंगे, उसके स्टोइकियोमेट्री ड्यूरिंग प्रोसेस में क्या होगा, सैंपल को हम हीट करेंगे और यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी, हमने हीट किया या फिर सैंपल का वेट लॉस हो जाएगा या फिर वेट जो है वो गेन हो जाएगा। हमने एक सैंपल लिया सॉलिड, देखो सब में गैस ले रहे हैं सैंपल, सॉलिड ही आएगा, सिर्फ सॉलिड के लिए होता है ये। तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा या तो आपका लॉस ऑफ वेट होगा या फिर आपका गेन ऑफ वेट होगा। तो इसमें आपका TGA में जो होता है, जो आपका क्या है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। देखो थर्मल है तो टेम्परेचर का यूज़ करेंगे, हम हीट करते जाते हैं और हम फिर वेट चेंज देखते हैं मटेरियल का, हम हीट करने पर वेट क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है TGA। नेक्स्ट है आपका DTA और DSC। ठीक है, DTA क्या है आपका, DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे हम टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं। यानी कि इस टेक्निक पे हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ठीक है, बिटवीन मटेरियल और इनर्ट रिफरेंस। हम एक ट्रू मटेरियल लेते हैं और दूसरा आपका इनर्ट हम लेते हैं इनर्ट रिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करते हैं, अब इसके अंदर क्या, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका DSC है और DTA है। अब यहाँ पे देखना DSC इज़ वेरी सिमिलर टू DTA, क्योंकि दोनों में क्या होता है, एंडोथर्म। जब हम मेल्टिंग करते हैं तो एंडोथर्म होता है, एक्सोथर्म कब होगा, जब डिकम्पोजिशन होगा मटेरियल का, तब एक्सोथर्म होगा। यहाँ पे डिफर्स आएंगे, यहाँ पे इंस्टेड अलोइंग टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, डेवलप बिटवीन सैंपल एंड रिफरेंस। हम दोनों एक सैंपल लेते हैं, एक रिफरेंस लेते, इनर्ट रिफरेंस लेंगे, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे और जो भी वेरिएशन आएगा उसे नोट करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे दीज टाइट्रेशन आर यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपका टीजीए कर्व की बात करेंगे। आज जो टीजीए कर्व की बात करें, देखो सबसे पहले आपका जो है ये मास परसेंटेज है और ये आपका टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि वेट और टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर बढ़ाते रहना, हीट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या वेट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर हमारा क्या था 100, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी भी क्या है, हीट किया हमने इनिशियली हीट, उसके बाद क्या है वेट भी सेम है और आपका जो है टेम्परेचर भी बढ़िया बढ़िया चल रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन हुआ यानी कि अब आपका मास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ। उसके बाद जो है एक टाइम पे आके यहाँ पे कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपका ये जो ग्राफ है ना, ये आपका टीजी कर्व है। तो ये क्वेश्चन में है कि टीजी कर्व आपको बनाना है, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका टीजी कर्व होगा। अब इसकी रीडिंग लगा लेना आपकी कहाँ कैसे कैसे बन रहा है, कहाँ से क्या बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो है नेक्स्ट में आता है कि टीजी कर्व में एरर आते हैं, ठीक है। अब एरर कैसे आ सकते हैं, उसके सोर्सेज आपका बायोन्सी इफेक्ट हो सकता है, दूसरा आपका कंडेंसेशन ऑन बैलेंस सस्पेंशन हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रैंडम फ्लक्चुएशन बैलेंस में हो सकता है, या फिर रिएक्शन बिटवीन सैंपल एंड कंटेनर के बीच में रिएक्शन हो गया। कन्वेक्शन इफेक्ट हो सकता है, फर्नेस एंड टर्बुलेंस इफेक्ट हो सकता है, इंडक्शन इफेक्ट भी हो सकता है। ये आपके एरर्स के टाइप आ जाएंगे, ठीक है। कैलिब्रेशन में भी हेल्पफुल है आपका, तभी एरर आएगा जब आपका थर्मो बैलेंस और मेजरमेंट ऑफ मास। टेम्परेचर कैलिब्रेशन आया तो भी एरर हो सकता है, ठीक है। कर्व का इंटरप्रिटेशन देखो कैसे होगा। यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है टीजीए कर्व ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैसे बनाया। यहाँ पे देखो आपका एम जो है ना वो रिलेटिव मास है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, डिकम्पोज किया, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पे m परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालूंगी मैं, रिलेटिव मास ऑफ CO2, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100। CO2 का कितना है 44 दिया हुआ है और आपका 100.1 रिलेटिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का दिया, तो 44 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, मैं निकाल पाऊंगी। यहाँ पे आप निकाल सकते हो SCQ 3 को आप सोल्व कर सकते हो अगर करना चाहो। यहाँ पे इसका हीटिंग दे रखा है, यहाँ पे आपका रिलेटिव मास और उसके बाद आप मास परसेंटेज निकाल लें। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीजी कर्व। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके टीजी कर्व को जो है TGA कर्व को कर रहे हैं। आपके जो फैक्टर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो होता है थर्मोग्रेविटी का, यहाँ पे एक दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स, दूसरा होता है आपका सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स में आपका क्या क्या इफेक्ट करेगा, फर्नेस हीटिंग रेट, रिकॉर्डिंग और चार्ट स्पीड, फर्नेस एटमॉस्फेयर, ज्योमेट्री ऑफ सैंपल होल्डर, लोकेशन ऑफ सेंसर, सेंसिटिविटी ऑफ रिकॉर्ड मैकेनिज्म, कंपोजिशन ऑफ सैंपल कंटेनर। दूसरा आपका जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो आपका सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अमाउंट ऑफ सैंपल कितना है, सॉलिबिलिटी, इवॉल्व गैस इन सैंपल, पार्टिकल साइज, हीट ऑफ रिएक्शन, सैंपल की पैकिंग, नेचर ऑफ सैंपल, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट करती हैं, ठीक है।